सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के अवसर पर सुनिए तेजी से बढ़ते भारत के डेयरी उद्योग और भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा। भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार हरिकिशन शर्मा। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सोनू सूद। आज 26 नवंबर का दिन श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन की जयंती के अवसर पर हर वर्ष राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज डेयरी और पशुपालन क्षेत्र में अपनी उपलब्धियों के लिए उत्कृष्ट डेयरी किसानों, डेयरी कोऑपरेटिव्स, दुग्ध उत्पादन संगठनों और सक्षम आर्टिफिशियल सेमिनेशन टेक्नीशियंस को राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। पशुधन और डेयरी क्षेत्रों को मजबूत बनाने के उद्देश्य से कई प्रमुख पहलों की शुरुआत भी की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत अब पूरे विश्व में दुग्ध का अग्रणी उत्पादक है। आज दूध उत्पादन में हम दुनिया में नंबर 1 है। भारत दुनिया का दूसरा बड़ा फिश प्रोड्यूसर है। भारत में शहद उत्पादन भी 2014 की तुलना में 2 गुना हो गया है। अंडे का उत्पादन भी बीते 11 वर्षों में डबल हो गया है। इस महत्वपूर्ण विषय पर गहन चर्चा के लिए वरिष्ठ पत्रकार हरिकिशन शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी में। सोनू जी नमस्कार, और सभी श्रोताओं को नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आज ये बहुत ही एक बड़ा दिन है डेयरी सेक्टर के लिए। आज के दिन जो जनक है श्वेत क्रांति के डॉक्टर वर्गीस कुरियन की जयंती है। अगर हम डेयरी सेक्टर को देखें तो आप उसका महत्व कितना बड़ा मानते हैं भारत के परिवेश में और पूरे विश्व में? जो हमारी एक कहें कि जो नेतृत्व है इस सेक्टर में, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो डेयरी क्षेत्र है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है पूरी मानवता के लिए, और खासतौर से हमारे देश के लिए इसका बहुत बड़ा योगदान। एक तो जो दुग्ध उत्पाद हैं, आप उनका चाहे शारीरिक पोषक तत्वों के लिए महत्व हो, और फिर इस पूरे सेक्टर का हमारे देश की इकोनॉमी में जो महत्व है, हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है उसमें लगभग 5.5% के आसपास योगदान सिर्फ अकेले डेयरी सेक्टर का है। डेयरी सेक्टर मेरा आशय है पूरा पशुपालन क्षेत्र का है, और अगर आप इसको कृषि क्षेत्र में योगदान देखें तो लगभग 1/3 इस क्षेत्र का है। अगर हम ये देखें कि कितने परिवार, कितने लोग इस पर आश्रित हैं, तो तकरीबन 8 करोड़ परिवार हमारे पशुपालन से जुड़े हुए हैं। और भारत पूरी दुनिया में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है, और लगभग 1/4 दुनिया में जितना दूध उत्पादन होता है उसका 1/4 भारत में होता है। जो विश्व कृषि और खाद्य संगठन है, FAO जिसको बोलते हैं, उसके अनुसार पिछले वर्ष पूरे दुनिया में दूध का उत्पादन लगभग 96 करोड़ टन था, जिसमें से 24 करोड़ टन का योगदान भारत ने किया। तो ये क्षेत्र हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत लोगों की आजीविका इस पर निर्भर है, और हमारी आबादी का बड़ा हिस्सा अपने स्वास्थ्य के लिए, पोषक तत्वों के लिए दुग्ध उत्पादों पर और जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उन पर निर्भर है। तो इस डेयरी सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान है रोजगार देने में, देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में और उसको एक मजबूती देने में। अगर हम पिछले 11 वर्षों में देखें तो लगभग 64% उछाल आया है मिल्क प्रोडक्शन में। प्रति व्यक्ति प्रति दिवस बढ़ गई है। तो कौन से आपको ऐसे लगते हैं कि सरकार के ऐसे पहल हैं जिनके कारण हमने इतना समृद्धि देखी है इस क्षेत्र में? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा सोनू जी। मैं इसमें एक बात और जोड़ दूं कि जो प्रति व्यक्ति उपलब्धता है दूध की, वो 471 पिछले वर्ष तक थी, और आज ही मत्स्य और पशुपालन और डेयरी विभाग ने जो आंकड़े जारी किए हैं उनके मुताबिक अब भारत में दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता प्रतिदिन 485 ग्राम है। कुछ दशक पहले तक ये काफी कम होती थी। और जैसा आपने कहा कि दूध का कुल उत्पादन भी बढ़कर के वर्ष 2024-25 में 24 करोड़ 78 लाख टन हो गया है, जो कि एक रिकॉर्ड है। अब बात आपने जो कही बड़ी महत्वपूर्ण है कि ऐसे कौन से
सरकार की पहल है, प्रोग्राम है जिनसे ये उपलब्धि हासिल हुई। तो उसमें देखिए सरकार ने कई इंटरवेंशन अपने स्तर पर किए, कई योजनाएं शुरू की हैं, जिसमें जैसे राष्ट्रीय गोकुल मिशन है, सरकार का एक नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट है जिसके थ्रू वो इस डेयरी सेक्टर को मजबूत कर रहे हैं। फिर आप देखिए कोऑपरेटिव डेयरी का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, और आप देखेंगे कि पिछले वर्ष सरकार ने अनाउंस किया कि हम ऑपरेशन फ्लड 2.0, यानी कि एक ऑपरेशन फ्लड 50 साल पहले शुरू हुआ था, अब ये दूसरा ऑपरेशन फ्लड स्टार्ट करेंगे। ऑपरेशन फ्लड का मतलब है श्वेत क्रांति। जी। तो ये जो पिछले वर्ष दूसरी श्वेत क्रांति की घोषणा हो, या हम राष्ट्रीय गोकुल मिशन हो, या डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम हो, या सरकार जो अलग अलग पहल जो पशुओं के स्वास्थ्य के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की शुरुआत की है जिससे कि अच्छी ब्रीड के जो जानवर हैं वो किसानों को उपलब्ध हो सकें, जो गौवंशीय जानवर हैं वो उनको उपलब्ध हो सकें। तो ये कई पहल सरकार की ऐसी हैं जिसमें उन्होंने इस तरह का प्रयास किया है। जी। सो जो आप बता रहे हैं उसके कारण ही आपको लगता है कि 2014 और 2022 के बीच में अगर हम देखें तो जो प्रोडक्टिविटी है वो 27.39% भारत में बढ़ गई है, जो कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा है। सो आपको लगता है कि ये एक बहुत जरूरी चीज है, जो प्रोडक्टिविटी बढ़ना प्रोडक्शन के साथ साथ? बिल्कुल, देखिए प्रति पर एनिमल जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत मायने रखती है, क्योंकि जैसे जैसे उसमें सुधार होगा, और वो एक रातों रात नहीं सुधार हो सकता, उसमें कई वर्षों की मेहनत होती है। वो मेहनत अलग अलग स्तर पर होती है, वो किसान की होती है, पशुपालक की होती है, और जो सरकार अपनी नीतियों के जरिए एक उपयुक्त माहौल जो तैयार करती है, जो सपोर्ट जो देती है, वो उसका परिणाम आपके सामने होता है। और आप देखें कि प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए खासतौर से सरकार का जो हेल्थ पर जो फोकस है, चाहे समय पर वैक्सीनेशन हो, जानवरों में नॉर्मली खुरपका मुंहपका ये बीमारी होती थी जिसके उन्मूलन के लिए सरकार ने टारगेट तय किया है। सरकार ने ये प्रयास किया है कि जो बीमारियां गाय या भैंस को होती हैं उनको समय पर वैक्सीन मिले, उनको। और मुफ्त प्रोवाइड किया जा रहा है वैक्सीन? जी, आपने सही कहा बिल्कुल, कि जो इस तरह की स्कीम्स में जो सुविधा दी जा रही है, और बहुत सी सुविधाएं मामूली शुल्क पर या मुफ्त दी जा रही हैं, तो उससे ये प्रोत्साहन एक मिल रहा है, और एक इस तरह का अनुकूल वातावरण तैयार हो रहा है जिससे कि जब जानवर स्वस्थ होगा उसको समुचित चारे की व्यवस्था होगी और समुचित उसको पोषण तत्वों की व्यवस्था होगी, तो वो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, और जैसा कि पिछले वर्षों में देखने को मिला है। और आपने जो कोऑपरेटिव डेयरी नेटवर्क की बात की उसमें भी हमने बहुत वृद्धि देखी है। ऑफ कोर्स अमूल का मॉडल तो पूरे विश्व में उसको अवार्ड्स भी मिले हैं। जो रेवोल्यूशन हुई है कोऑपरेटिव डेयरी नेटवर्क में, उसके बारे में आप हमें थोड़ा बता सकते हैं? देखिए कोऑपरेटिव जो है वो एक जन आंदोलन की तरह है। इसमें जो इसके स्टेक होल्डर्स हैं, जो साझीदार हैं, वो आम पशुपालक ही हैं। उनकी वो समितियां हैं, डेयरी समितियां, वो दूध को इकट्ठा करते हैं, वो अपना चिलिंग प्लांट लगाते हैं, और फिर उसको आगे प्रोसेसिंग के लिए या डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आगे भेजते हैं। और ये नेटवर्क कुछ राज्यों में बहुत अच्छा मजबूत था, जैसे गुजरात में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, और वहाँ के अलग अलग ब्रांड भी हैं। जैसे गुजरात में तो जो अमूल ब्रांड से है वो गुजरात मिल्क फेडरेशन कोऑपरेटिव जो है उनका है अमूल, और कर्नाटक में जैसे नंदिनी ब्रांड है। तो ऐसे अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग जगहों पर कोऑपरेटिव संस्थाएं हैं, लेकिन कोऑपरेटिव की जितना पूरी संभावनाएं हैं उनका पूरा दोहन अभी नहीं हुआ है। अभी उसकी संभावनाएं बहुत हैं, अभी भी देश के हर गांव तक कोऑपरेटिव पहुंची नहीं है। तो इसके लिए सरकार ने पिछले वर्ष जब ये श्वेत क्रांति 2 स्टार्ट जब किया, तो उसमें सरकार ने टारगेट रखा है कि हम 75,000 डेयरी कोऑपरेटिव्स बनाएंगे। जी। और ये डेयरी कोऑपरेटिव्स जब जाएंगी तो पशुपालकों को अपना सदस्य बनाएंगी, वहां पे उनको जोड़ेंगी, और इससे उनको एक वैल्यू चेन से जुड़ने का मौका मिलेगा, उनकी आमदनी बढ़ेगी, उनको उन्नत नस्ल के पशु मिलेंगे, उनको वैक्सीनेशन और क्रेडिट लिंकेजेस ऐसी सुविधाएं मिलेंगी। तो जिससे मैं समझता हूँ कि इस क्षेत्र को कोऑपरेटिव के मॉडल के माध्यम से और आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा।
आपने बिल्कुल ठीक कहा शर्मा जी। एक चीज है दूध के बारे में कि उसकी जो शेल्फ लाइफ है वो बहुत कम होती है, तो उसको देखते हुए जो 6000 बल्क मिल्क कूलर्स बनाने की बात की गई है, जिसकी जो कुल चिलिंग कैपेसिटी है वो लगभग 15 करोड़ लाख लीटर होगी। ये आपको क्या लगता है, इस तरह की जो सुविधाएं हैं, अगर ये जब किसानों को मिलेंगी, या जो प्रोसेसिंग है या वैल्यू एडेड डेयरी प्रोडक्ट्स है उनको बनाने की जो सुविधा मिलेगी, इससे आपको लगता है कि किसानों की समृद्धि को बहुत बहुत बढ़ावा मिलेगा? बिल्कुल, देखिए ये पेरिसेबल आइटम है, जल्दी खराब होता है। और आप देखिए कि हमारा जो उत्पादन हो रहा है दूध का वो गांव में हो रहा है, इसका उपभोग हो रहा है वो शहर में हो रहा है। और जहां पर किसान के घर से 100-200 किलोमीटर दूर जाके उसका सेवन हो रहा है, तो वैसी स्थिति में अगर उसको प्रोसेस करके पहले चिलिंग प्लांट में ले जाएं, फिर कहीं प्रोसेसिंग प्लांट में ले जाके उसको पनीर बना के, उसका पाउडर बना के, उसका मक्खन बना के या आइसक्रीम बना के, दही बना के उसको कंज्यूमर तक ले जाएं, तो उसकी सेल्फ लाइफ इंक्रीज होती है, पहली बात। दूसरी बात, कोऑपरेटिव मॉडल की खासियत क्या है कि ये कोई निजी कंपनी नहीं है, कोई विदेशी कंपनी नहीं है, ये किसान ही, पशुपालक ही इसके भागीदार हैं। तो जब वो खुद से ये करेंगे, उनके खुद का अपना ब्रांड होगा, अमूल की तरह कोई दूसरा अपना उनका ब्रांड होगा जिस नाम से वो बेच रहे हैं उसको, तो जब वो खुद करेंगे तो जो भी उनको सरप्लस होगा, मुनाफा होगा, वो उनका अपना होगा, वो उसको अपने पास रखेंगे। उस मुनाफे को वो किसी विदेशी कंपनी के पास नहीं जाएगा, किसी विदेशी व्यक्ति के पास नहीं जाएगा। तो ये जो पूरी वैल्यू चेन एक डेवलप की जा रही है, इसके लिए अलग अलग तरह के, जैसे एक EHIDF प्रोग्राम है, एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, जिसमें अगर कोई मान लीजिए फॉडर का एक कोई प्रोसेसिंग सेंटर कोई लगाना चाहता है, जिसमें फॉडर प्रोडक्शन करना चाहता है, फीड एंड फॉडर का, या कोई मिल्क से रिलेटेड कोई यूनिट कोई लगाना चाहता है, कोई करना चाहता है, तो न सिर्फ व्यक्तिगत उद्यमियों के लिए ये सुविधा है, बल्कि कोऑपरेटिव के लिए भी ये सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिससे वो अपने नेटवर्क का विस्तार कर सकते हैं और अधिक से अधिक किसानों को जोड़ सकते हैं, ताकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा अवसर मिले। तो किसानों का जो सशक्तिकरण है उसके साथ साथ आपको लगता है कि जो डेयरी सेक्टर में हम ट्रेंड्स देख रहे हैं उसमें महिला सशक्तिकरण भी बहुत एक इम्पोर्टेंट उसका एक पहलू है, अगर हम बात करें कोऑपरेटिव्स की भी? ये देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि भारत की जो दुग्ध क्रांति की कहानी है, वो बेसिकली भारत की जो नारी शक्ति के दृढ़ संकल्प का ही सबूत है। वो आप देखिए, जो 8 करोड़ ग्रामीण परिवार जो इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ग्रामीण परिवारों में अधिकांशतः, क्योंकि हमारे यहाँ छोटे छोटे किसान हैं, 1 या 2 या 3 पशु वो अपने पास रखते हैं, ज्यादातर काम उन परिवारों में महिलाएं करती हैं, और वही दूध की देख रेख और उसका उत्पादन वो सुनिश्चित करती हैं कि समय पर हो, उसकी अच्छी क्वालिटी हो, जानवर का अच्छा केयर हो, ताकि वो अच्छा क्वांटिटी और क्वालिटी में मिल्क दे। तो ये भारत की जो श्वेत क्रांति है, इसमें महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है, जिसका आकलन करना बहुत मुश्किल है कि उन्होंने जिस तरह से अपने श्रम और जी। अपने त्याग से जिस तरह से क्षेत्र को बनाने में योगदान किया है, वो वाकई सराहनीय है। जो दूध है और दूध के उत्पाद हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, उसमें हम एक बहुत बड़े निर्यातक भी बनने की ओर अग्रसर है। ऐसे में आपको लगता है कि जो क्वालिटी कंट्रोल पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है, 61,000 से ज्यादा गांव के लेवल पर मिल्क टेस्टिंग लेबोरेटरीज हैं, ताकि कोई अडल्ट्रेशन ना हो, प्योर हो मिल्क? देखिए, ये जो मिलावट है, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, और अलग अलग चीजों में आप मिलावट देखते हैं, दूध उसका एक उदाहरण है। और ये मिलावट दूर करने का जो उपाय है, वो अधिक से अधिक संस्थागत क्षेत्र में जब इसका उत्पादन होगा, वितरण होगा, जैसे कोऑपरेटिव जब स्वयं ही एकत्रित करेंगे अपना दूध और वो खुद ही उसका प्रोसेसिंग करेंगे, उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो वो सुनिश्चित करेगा जो संस्थागत मॉडल है कि इसमें मिलावट की गुंजाइश ना हो। और क्वालिटी चेक्स अगर वो संस्थागत तंत्र से आ रहा है तो उनका इनबिल्ट होता है, और उसके लिए FSSAI से लेकर के दूसरी संस्थाओं की व्यवस्थाएं हैं कि आपको ये सर्टेन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है, आपको मानक है, इनका पालन करना पड़ेगा। लेकिन मान लीजिए वो असंगठित क्षेत्र में है, जैसे हमारे यहाँ पे लोग दूध वाले होते हैं, एक छोटी क्वांटिटी में दूध इकट्ठा करते हैं, वहां से ले जाते हैं, तो उस पर कोई क्वालिटी का चेक नहीं है, क्योंकि वो एक तरीके से असंभव भी है कि आप इतने बड़े स्तर पर, इतना बड़ा देश है, तो कितनी जगह क्वालिटी चेक करेंगे। लेकिन उनके लिए भी कोई ना कोई ऐसा तंत्र होना चाहिए
कि रेगुलर सरप्राइज चेक उनका हो। तो ये जो आपने बताया, जो क्वालिटी चेक्स का जो तंत्र बनाया है सरकार ने, ये मैं समझता हूँ अच्छी पहल है, लेकिन अभी इसमें बहुत कुछ करने की गुंजाइश बाकी है। इस गहन चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इतने सारे जो पहलू हैं उन पर प्रकाश डालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के अवसर पर आप सुन रहे थे तेजी से बढ़ते भारत के डेयरी उद्योग और भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा। भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार हरि किशन शर्मा। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद। सुर्खियों में